Okay ji. So in the last lecture, what we did was we tried to apply the conductor dielectric boundary conditions, and now we will move towards a third special case in which both of the mediums are now conductive mediums. So now we will take a look at conductor boundary, कंडक्टर बाउंड्री। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अब हमने ये देखना है कि हमारा मीडियम वन और मीडियम टू दोनों के दोनों ही, मीडियम वन एंड मीडियम टू, both of these mediums are conductive mediums, E1 epsilon 1 and epsilon 2 being the permittivity। तो अब हमें पता है कि अगर ये दोनों के दोनों कंडक्टिव मीडियम हैं, फर्ज कर लिया हमने कि दो कंडक्टिव मीडियम हमने ऐसे साथ मिलाए, दो डिफरेंट, कॉपर और एल्यूमिनियम हमने दोनों ने साथ मिला दिया, और फिर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी ऊपर वाले को और नीचे वाले को, और फिर हमने देखा कि क्या होगा। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्योंकि दोनों कंडक्टिव मीडियम हैं, तो करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी परमिटिविटी E1 है, इसकी परमिटिविटी E एप्सिलॉन 2 है, तो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, तो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। अब कंडक्टिविटी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ एक लेके आए हैं, उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ये अंडर द विसिनिटी ऑफ एनी फील्ड जाएगा, फौरन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करेंगे और करंट जो है वो एज ए रिजल्ट फ्लो करेगा। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास J2 थी, वो करंट डेंसिटी जो मीडियम 2 में थी, और ये हमारे पास J1 थी, वो करंट डेंसिटी जो मीडियम 1 में थी। तो हम J1 को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, J1N और J1T। इसी तरह से J2 को भी उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, J2N और J2T। ठीक है, वही टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स। अब इसके केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो हमारे पास E1T इज इक्वल्स टू E2T, जेनेरिक जो थी वो ये थी, एक ये, और दूसरी थी एप्सिलॉन 1 E1N माइनस एप्सिलॉन 2 E2N इज इक्वल्स टू रो एस। तो यहाँ पे अगर चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है इसके ऊपर, वो कोई भी रो एस, उसको हम बी कंसिडर कर रहे हैं। तो वो कह रहा है क्योंकि हम कंडक्टिंग मीडिया के साथ डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल गिव राइज टू ए करंट डेंसिटी जे। ठीक है, और J1 जो होगा ऑब्वियसली वो क्योंकि है ही E1 की वजह से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और J2 जो होगा आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। तो जैसे E1 बढ़ेगा J1 बढ़ जाएगा, जैसे E2 बढ़ेगा J2 बढ़ जाएगा। तो वो कहता है बाय पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि J जो है हमारे पास, ये इज इक्वल्स टू था सिग्मा E के। ठीक हो गया। तो अब हम अपनी इन बाउंड्री कंडीशंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटीज, ताकि हम कंडक्टिव मीडियम के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकें। तो वो कहता है कि इस E1T इज इक्वल्स टू E2T को हम इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं। तो E1T को हम कह सकते हैं कि ये J1T डिवाइडेड बाय सिग्मा 1, और इसी तरह से J2T डिवाइडेड बाय सिग्मा 2। इसी के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। E1T को हमने यहाँ से अगर आप देखो तो J ओवर सिग्मा बनता है, इसी तरह ये भी J ओवर सिग्मा बनता है। तो वो कहता है कि अगर हम इसकी तरफ देखें तो हम इसको चेंज कर चुके, और इसी तरह से अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन 1 J1N डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन 2 J2N डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रो एस के। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों को मॉडिफाई कर लिया फॉर करंट डेंसिटीज। तो वो कहता है कि जो J1T है, बेसिकली दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग पैरेलल टू द बाउंड्री, एंड J1N इज बेसिकली, या J1N एंड J2N, these are basically the currents which are flowing normal to the boundary। तो मतलब जो नॉर्मल टू द बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री है और नॉर्मल टू द बाउंड्री है, तो इसका मतलब इस करंट ने अगर फ्लो करना है तो वो ये बाउंड्री क्रॉस करके ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो J1T वाले करंट हैं जो पैरेलल टू द बाउंड्री दौड़ रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस सरफेस को जो है वो क्रॉस नहीं करना। ठीक हो गया। तो इसके केस में वो कहता है कि अगर हम कहते हैं कि इफ J1N इज नॉट इक्वल्स टू J2N, अगर जो है वो कहता है कि इसी कंडीशन को हम देख लें कि J1N इधर है और J2N इधर है, इसी कंडीशन को देखते हुए अगर वो कहते हैं कि अगर तो ये दोनों करंट्स बराबर हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि जितना भी चार्ज एंटर हुआ
इस बाउंड्री के वो सारे का सारा चार्ज लीव कर गया अगली बाउंड्री में। मतलब यहाँ पे अगर रो एस था, तो अगर हम कहते हैं कि करंट ने फ्लो किया थ्रू दिस बाउंड्री और जे वन एन जो है वो इक्वल था जे टू एन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी चार्ज क्यू इसके इस बाउंड्री के अंदर एंटर हुआ था वो बराबर था उसके जो चार्ज लीव किया है। लेकिन वो कहता है अगर ऐसे हो जाए कि जे वन एन जो है वो ना बराबर हो जे टू एन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज बाउंड्री में एंटर हुआ था जो लीव कर रहा है वो उतना नहीं है, या तो वो उससे ज़्यादा है या वो उससे कम है। इन ईदर केस इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये करंट इधर से एंटर हुआ था और यहाँ जो J2 निकला जो यहाँ से वो कम निकला, तो इसका मतलब है कि चार्ज यहाँ रह गया बाउंड्री के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि रो एस की वैल्यू इंक्रीज हो गई क्योंकि अब कुछ चार्ज इसने छोड़ दिया यहाँ पे। या अगर J2n की वैल्यू ज़्यादा है J1n से, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसके अंदर एंटर हुआ तो ये चार्ज जो है अपने साथ ले गया ऊपर। इवन इन दैट केस जो रो एस है उसकी वैल्यू कम हो गई, दूसरे में ज़्यादा और इसमें कम हो गई। इन बोथ केसेस वो कहता है कि एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास रो एस की जो वैल्यू है वो अगर ये इक्वल नहीं होते, इसका मतलब है दिस वैल्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और अगर ये चेंज हो रही है तो दैट डिनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि एक सबसे बड़ी इजम्पशन जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखी वो ये थी कि रो एस की वैल्यू जो है ये बदलनी नहीं चाहिए। दिस शुड बी यूनिफॉर्म, दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि रो एस में या तो इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, और इन बोथ केसेस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल्स को वायलेट कर रही है। और इसलिए वो कहता है कि इस कोर्स के अंदर हम इस सिचुएशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि J1n और J2n एक दूसरे के बराबर ना हो। हम कहेंगे कि इस केस में J1n और J2n will always be equal because this is required to keep the value of रो एस कांस्टेंट, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारे पास कंडीशन है। तो वो कहता है कि इसलिए हम इस वाली चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और हम हमेशा ये कहेंगे कि J1n इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू J2n। ठीक है। तो अगर वो कहता है J1n और J2n दोनों बराबर हों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये J2n जो है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर दें J2n इज इक्वल्स टू J1n। तो J1n को हम कॉमन ले सकते हैं। तो वो कहता है J1n को मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बच गया मेरे पास ε1/σ1 माइनस ε2 बटा σ2, और ये बराबर हो गया रो एस के। और ये एक सेकंड कंडीशन जो है बाउंड्री कंडीशन फॉर कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री निकल आई, एक ये और दूसरी ये। लेकिन इसके आगे लाजमी हम लिखेंगे कि दिस इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी एजम्पशन है, और दैट एजम्पशन इज के J1n will always be equals to J2n, and this is only in electrostatics, not in electrodynamics। ठीक हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे हमेशा कि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है। तो ये हमारे पास जो है वो कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री के लिए दो कंडीशंस जो है वो निकल आई है। हमने देख लिया कि मॉडिफाई जो है वो हमारे पास किस तरह से होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने सारे ही सिनेरियोज देख लिए हैं बाउंड्री कंडीशंस के। हमने डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक देख लिया, हमने डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर देख लिया, और हमने कंडक्टर कंडक्टर देख लिया। यही कॉम्बिनेशन हो सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा रिलेटेड है कैपेसिटेंस से, कि कैपेसिटेंस जो है वो इट्सेल्फ। अभी आपने देख लिया कि हमने रेजिस्टेंस देख ली थी, हमने कंडक्टेंस देख ली थी, अब हमने जो अगली चीज़ देखनी है वो कैपेसिटेंस है। अब वो कहता है कि कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करने चलें तो कैपेसिटेंस क्या है, कि वो कहता है व्हेन सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एनी टू कंडक्टिंग बॉडीज रिगार्डलेस ऑफ शेप दे फॉर्म कैपेसिटर। मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि अगर हम कोई दो कंडक्टिव बॉडीज को उठाएं और हमें उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दें, और वो दूर इस तरह हो कि उनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो,
तो हम उसको साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो हम कहेंगे कि ये हमारा कैपेसिटर बन गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ दोज टू मटेरियल्स के उसकी शेप क्या थी। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि एक इस तरह करके एक अजीब सी शेप वाला हमारे पास कंडक्टर 1 था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इस तरह एक अजीब सी शेप वाला जो है वो कंडक्टर 2 था, ठीक है। हमने क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर किया, दरमियान में एयर है, ठीक है, एक दूसरे से दूर किया और इसके साथ हमने एक लगा दी बैटरी। जस्ट अ सेकेंड। इसके साथ हमने लगा दी एक बैटरी, ठीक है। अब वो कहता है होता क्या है कि जब हमने इसके साथ एक बैटरी लगाई तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या मेजोरिटी में क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो बाहर सरफेस की तरफ फेंक देगा। ये अब हम पढ़ चुके हैं कि बाहर की तरफ जब भी आप किसी चीज़ को, किसी कंडक्टिव मीडियम को लगाते हो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, या आप कोई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, तो हमने कहा था उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है और उसके चार्ज का आने का मकसद ये होता है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल कर रहा होता है बाय यूजिंग द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, जो इसकी वजह से उसको मिली है, ताकि इनसाइड द कंडक्टर जो है वो ई आपके पास हमेशा ज़ीरो रह सके। तो वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, अंदर जो है वो ऑब्वियसली ज़ीरो होगी। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन में जो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ ई इनसाइड दिस मटेरियल ज़ीरो एट ऑल टाइम्स। तो वो कहता है कि इसके केस में हुआ क्या कि अब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपको यहाँ पे एक नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है क्योंकि ये कंडक्टर है तो इससे निकलने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्रीज पे निकलेगी और इधर एंटर होने वाली हमेशा 90 पे एंटर होगी, ठीक है। तो इस तरह करके वो कहता है आपके पास जो है वो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नज़र आ जाएगी। तो ये जो एक चीज़ बन गई है यहाँ पे, इसको वो कहता है कि ये बेसिकली एक कैपेसिटर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ दीज टू कंडक्टर्स। जब तक ये दो कंडक्टर हैं इन दोनों के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो है वो इनको आपने दूर किया हुआ है और इनके दरम्यान में एक डाइलेक्ट्रिक है, तो ये कैपेसिटर बन जाएंगे। तो व्हेन ए कंडक्टर has excess charge, it distributes the charge on its surface in such a manner uh, as to maintain a zero electric field everywhere within the conductor, ensuring that the electric potential is same at every point inside that conductor। ये तो वही बात होगी जो हमने पहले की। तो द कैपेसिटर ऑफ टू कंडक्टर कन्फिग्रेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि वो कैपेसिटेंस जो है वो हम निकालते हैं क्यू ओवर वी से, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो फैरड होता है, या फिर आप इसको कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हो। तो वो कहता है कि जो प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सॉरी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ये जो हमने यहाँ पे लाइंस शो की। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखो तो ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री की बात हो रही है, और हमने डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री में हमेशा पढ़ा पीछे कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्मल होगी। ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर निकाली थी इस तरह करके। तो हमने कहा था कि हमेशा नॉर्मल जो है वो होगी, या फिर हमने इसको इस तरह से लिखा था इवन एन जो है वो रो एस ओवर एप्सिलॉन वन है, तो मोर जेनेरिक फॉर्म हमारे पास ये थी। तो वो कहता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ईदर कंडक्टर, वो आपके पास क्या होगा, ई एन, एंड वी कैन राइट इट एज एन डॉट ई और रो एस ओवर एप्सिलॉन। ये वो बात होगी, इसके अंदर जो रो एस है वो बेसिकली चार्ज डेंसिटी है एट दैट पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन जो है ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम का की परमिटिविटी है, ठीक है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और ये एन जो है ये बेसिकली आउटवर्ड्स को जाहिर कर रहा है फॉर द फर्स्ट कंडक्टर और फॉर कंडक्टर वन, और इनवर्ड को जाहिर करेगा फॉर कंडक्टर टू,
ठीक हो गया। ये हो गया। तो अब वो कहता है ये हम सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो एक्सप्रेशन हमेशा पढ़ी है, यहाँ पे भी जो चीज़ हमें अवेलेबल है वो हमारे पास होती है रो एस डी एस, और इंटीग्रेट हमने किया होता है एस के लिहाज से। तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें रो एस की बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, तो रो एस की वैल्यू इस ई को उधर अगर हम ले जाएं, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एप्सिलॉन एन डॉट ई आ गया आपके पास, साथ डी एस आ गया। अब अगर एन और डी एस को आप इकट्ठा करो, तो आप डी एस को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिख सकते हो, तो आप कह देते हो कि ये आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे जो था वो स्केलर इंटीग्रल था, और ये हमने इसको वेक्टर इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ई डॉट डी एस जो है वो यहाँ तक वो कहता है हम पहुँच गए। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल आई। अब मैंने आपको कहा हमारा मेन मकसद है सी देखना, उसके लिए क्यू निकाल लिया। अगला काम है हमारा, हमने वी निकालना है। तो वी को वो कहता है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि P1 और P2 हमारे पास दो पॉइंट्स हैं कंडक्टर 1 में और कंडक्टर 2 में। तो कंडक्टर 1 में अगर एक पॉइंट ये है P1, और कंडक्टर 2 पे एक पॉइंट ये है P2, और हम कहते हैं कि V12 हमें निकले कि हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो वो कहता है कि हम इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम P2 टू P1, P2 टू P1, और ये माइनस साइन बाहर इसका होता ही है। हमने कहा था कि डी एल की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी एक्सिस के लिहाज से, ठीक है। और डायरेक्शन उसकी जो है, एक्चुअली जो उसकी डायरेक्शन है वो डिफाइन कर रही होगी ये लिमिट हमारी, ठीक है। तो वो हमने कह दिया कि वो ई डॉट डी एल जो है वो है। तो वो कहता है अगर ये सारी चीज़ें हम पुट करें सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो था वो हमारा आ गया एप्सिलॉन ई डॉट डी एस, और इसी तरह से जो वी था हमारा वो आ गया माइनस आगे ई डॉट डी एल, और ये इंटीग्रल है लेंथ के लिहाज से। और ये लेंथ बेसिकली जो है वो ये जो लिमिट है हमारी, वो जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, ये बता रही है कि हमारी जो डायरेक्शन है, इंटीग्रेशन पाथ है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें ये लिमिट बताएगी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके केस में P2 से P1 वाला पाथ। ठीक हो गया। तो ये एक जेनेरिक सी एक्सप्रेशन हमारी निकल आई है किस चीज़ की, सी की, ठीक है। तो सी जो है वो हमने इस तरह से जेनेरिक एक्सप्रेशन में देख लिया। अब वो कहता है कि एज, अगर हम इस एक्सप्रेशन की तरफ देखें, एज देयर इज द ई इन बोथ न्यूमरेटर्स एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और वो कहता है जो कैपेसिटेंस है ना, वो एक्चुअली किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो कहता है कि इन फैक्ट द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, the capacitance C depends on, पहली चीज यहाँ से क्या नजर आ रही है, परमिटिविटी, ठीक है। तो वो कहता है इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, और दूसरी चीज जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी वो आपके पास होगी जियोमेट्री। अगर आप देखो तो ऊपर आपके पास एरिया है, नीचे आपके पास लेंथ है, तो एरिया ओवर लेंथ टाइप की एक चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली जियोमेट्री को जाहिर कर रही है। तो वो कहता है कि जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो आपके पास जियोमेट्री है। हम इसको और ज़्यादा डिटेल से या डेप्थ में भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थ्रू दिस एक्सप्रेशन वो कह रहा है कि क्योंकि ई ऊपर भी है नीचे भी है, तो ई ने तो अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया। तो जो सी है, जो कैपेसिटेंस है एक्चुअली, वो कहता है कि वो डिपेंड कर रही होगी हमारी दो चीज़ों के ऊपर। एक तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, के डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी जो है, जो दरमियान में डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है उसकी जो परमिटिविटी है वो क्या है। और इसी तरह से वो कहता है जो दूसरी चीज़ है जिस पे डिपेंड कर रही होगी वो आपके पास होगी ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री जो है वो आपकी किस तरह की है। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल है इन दोनों के दरमियान में, जो जैसे एयर थी यहाँ पे, वो एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो अगर वो मटेरियल परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक ना हो, तो इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी जो पास करवा सकती है करंट।
तो फॉर दैट केस वो कहता है कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, तो उस वक्त वो कहता है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई होती है, तो वो कहता है वो आपके पास होगी माइनस ई डॉट डी एल फॉर दैट सेम लेंथ। और नीचे आपके पास था सिग्मा ई डॉट डी एस, ये हमने पीछे निकाला था अगर आपको याद हो तो वो कहता है कि ये आर की वैल्यू होगी। तो अगर अगर आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, तो कहता है अगर उसके केस में हम इन दोनों को, क्योंकि अमूमन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक तो नहीं होता, तो उसके केस में वो कहता है अगर हम आर और सी को दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इसकी राइट साइड्स भी और लेफ्ट साइड भी, तो वो कहता है हमारे पास एक इक्वेशन निकल आती है आर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखो तो ई डॉट डी एल उधर भी है, ई डॉट डी एल इधर भी है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ई डॉट डी एस इधर भी है, ई डॉट डी एस इधर भी है, ये भी कट जाएंगे, द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज दिस परमिटिविटी एंड दिस कंडक्टिविटी। तो आर सी विल बी इक्वल्स टू परमिटिविटी ओवर कंडक्टिविटी, ये वो कहता है आर सी हमारे पास यहाँ से निकल आएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आप अक्सर यूज़ करते हो, आर सी टाइम कांस्टेंट भी होता है। तो वो कहता है कि ये जो आर सी आपके पास है, इसको अगर आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हो तो परमिटिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो और परमिटिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई हो, तो बड़ी आसानी से आप कैपेसिटेंस जो है वो मैयर कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो आर सी आपके पास कैसे बराबर हुआ एप्सिलॉन ओवर सिग्मा के, आपने क्या किया, सी की एक एक्सप्रेशन निकाली जेनेरिक, आर की एक एक्सप्रेशन निकाली, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोस्टली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। द ओनली थिंग दैट was left was permittivity in the numerator and conductivity in the denominator। तो ये चीज़ जो है वो, ये एक्सप्रेशन जो है वो हमने इस तरह से यहाँ से जो है वो फिगर आउट कर ली हुई। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसको एग्जाम्पल 411 कहा है उसने। तो एग्जाम्पल 411 को हम बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल 412 को हम आज देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 412 जो है आपके पास वो है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है ऑफ ए कोएक्सियल लाइन। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है इसके अंदर, और किस चीज़ की करनी है, कोएक्सियल केबल की। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल के ऊपर हमने अभी एक सवाल जो है वो किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये, कि हमारे पास एक कोएक्सियल केबल है, एक कोएक्सियल केबल है, उसके जारी बात है एक इनर कंडक्टर होगा एक आउटर कंडक्टर होगा, तो इनर कंडक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है इसके अंदर वो कहता है कि हमने क्या किया, हमने इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी L, ठीक है, और वो कहता है कि जो इसका था रेडियस वो a था, और इसका जो रेडियस था वो b था बाहर वाली का। उसके अलावा वो कहता है कि इसको हमने कनेक्ट किया है बाहर बैटरी के साथ। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो क्योंकि ये कंडक्टिव मीडियम था वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आउटर कंडक्टर को हमने पॉजिटिव के साथ कर दिया। ठीक है, और इनर को हमने क्योंकि नेगेटिव वाली साइड के साथ किया है, तो इनर के ऊपर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान में इंसुलेटर है, इन दोनों के दरमियान में हमने पहले भी पढ़ा था कि इन दोनों के दरमियान में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास वो हो गया। अब वो कहता है कि जो वैल्यू है हमारी ई की, वो अगर आप यहाँ से देखो तो वो ये इस तरह से वैल्यू है, ये ई है,
ये ई है, ठीक है। इधर से अगर आप देखो तो ये ई है, ये ई है, ये ई है, ये ई है। यानी कि ई की अगर आप डायरेक्शन देखो कि ई की डायरेक्शन क्या है, तो ई की डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे होगी माइनस आर की डायरेक्शन में। अगर आप देख सकते हो कि आर जो होगा वो आउटवर्ड्स होना था, ई जो है वो इनवर्ड्स है, तो माइनस आर की डायरेक्शन के अंदर आपकी ई की डायरेक्शन है। ठीक हो गया। तो इसकी तरफ मूव करते हैं हम। वो कहता है कि जो ई की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर और एल। अब ये किस तरह से आ गई, ठीक है। तो वो कहता है इसको हमने यूज़ किया है किस चीज़ को भला, गॉसेस लॉ को। गॉसेस लॉ को किस तरह से यूज़ किया है कि चार्ज जो है वो फर्ज कर लिया हमने, हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ये रो एल है। पॉजिटिव वाला यहाँ पे नेगेटिव था तो ये नेगेटिव रो एल हो गया। अब हमें पता है कि जो हमारा है गॉसेस लॉ है वो एरिया को वो करता होता है। तो अगर हम आउटर कंडक्टर के एरिया की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है उसका वो हमारा इक्वल होगा 2 पाई बी एल के, जो कर्व्ड सरफेस वाला एरिया अगर हम आर की तरफ से देख रहे हो, ठीक है। तो इसके केस में जो रो एस डैश होगा वो हमारा क्यू ओवर ए होगा इसके केस में, और क्यू ओवर ए आपके पास क्या है, 2 पाई बी एल है। इसी तरह से अगर हम एरिया देखें इनर का, तो उसके केस में जो एरिया होगा वो 2 पाई ए एल होगा, और उसके केस में जो रो एस होगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया, और वो आपके पास होगा माइनस क्यू ओवर 2 पाई ए एल, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब कहता है अगर हमने गॉसियन सरफेस एक इमेजिन की, वो क्या इमेजिन की, वो इस तरह से इमेजिन की कि उस गॉसियन सरफेस में जो आर था, ये जो आर था वो कहता है वो हो ए से बड़ा और बी से छोटा, इन दोनों के दरमियान में जहाँ डाइलेक्ट्रिक था, उस तरह की इमेजिन की। और ई को हमने कहा कि वो रेडियली इनवर्ड है माइनस आर के साथ। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आपके पास जो वैल्यू निकलनी थी वो आपके पास निकलनी थी क्यू ओवर एप्सिलॉन ए, ठीक है। ये आपके पास बराबर आना था किस चीज़ के, ई के बराबर। अच्छा, अब ये किस तरह से आगे आ जाना था बराबर, तो इसको हम गॉसेस लॉ को देख लेते हैं। गॉसेस लॉ जो था हमारा वो कहता था कि जो क्लोज्ड सरफेस हमारे पास होगी उसका जो एरिया होगा, उसका क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रल जो होगा वो बराबर होगा क्यू के, ठीक है। और होगा किसका, डी डॉट डी एस का, ठीक है। तो अगर हम डी एस देखें इसके लिए और हम कहें कि एरिया हमारा जो है वो ए के बराबर है इंटीग्रल लेने के बाद, तो डी ए हमारे पास क्यू हो जाता है। और डी को अगर आप खोलो तो आप कहते हो कि एप्सिलॉन ई ए जो है वो आपका क्यू के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप ई देखो, ई क्या है, तो वो क्यू ओवर एप्सिलॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ई ए। अब यहाँ पे उसने ए की वैल्यू पुट की है फॉर गॉसियन सरफेस, तो वो उसने आर पुट कर दिया, ठीक हो गया। और माइनस आर हैड उसकी डायरेक्शन होगी, तो ए 2 पाई आर एल, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ से आ गया, ऊपर क्यू यहाँ से आ गया, माइनस आर आ गया, तो पता लग गया कि ये ई की वैल्यू कहाँ से आई। तो वो कहता है ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। और ये सारा कुछ हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसने हमारे से कैपेसिटेंस कहा है, और कैपेसिटेंस के लिए हमें क्यू ओवर वी चाहिए, और तो इसके लिए हमें वी के लिए हमें ई चाहिए। तो वी के लिए वो कहता है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि वी इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है। और ये हमें डायरेक्शन बताएगा उस एल की। तो ये हो गया माइनस। अब अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे ए है ऊपर बी है, पॉजिटिव नेगेटिव इसके अपोजिट जाना है, तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। और ई की डायरेक्शन माइनस आर क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर एल डॉट। और डी एल, अब आपके पास क्या होगा, डी एल हमने कहा था हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ये वो चीज़ है जो डायरेक्शन डिक्टेट करती है। तो डी एल आपके पास हो गया आर हैट और डी आर, ठीक है। तो आर हैट डॉट आर हैट हो गया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास हुआ क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल एल लॉग नेचुरल बी ओवर ए। ये हमारे पास निकल आई वैल्यू किस चीज़ की,
वी की। अब अगर आप देखो तो ऊपर क्यू है आपके पास, तो यहाँ से अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहो तो क्यू ओवर ये वी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 पाई एल लॉग नेचुरल बी ओवर ए। तो क्यू से क्यू कट गया तो ये ऊपर चला गया, बचा 2 पाई एप्सिलॉन लेंथ ओवर लॉग नेचुरल बी ओवर ए। ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। लेकिन उसने हमें कहा था कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करके दो, तो इसमें से लेंथ भी चली जाएगी, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल बी ओवर ए, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई। तो दिस वाज द एग्जांपल दैट वाज मोर रिलेटेड टू the capacitance side, the capacitance topic that we studied today. In the next lecture we will try to solve another example in which we have to calculate the capacitance and breakdown voltage of a parallel plate capacitor, and after that we will be moving towards electrostatic potential energy. So this is it for today. If you have any questions, you are welcome to ask them in interactive session. Thank you so much.